अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का रिवीजन। अभी हमने सिलेबस कंप्लीट किया था, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या नाम रिवीजन करने का। तो रिवीजन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, अब धीमे धीमे हम चैप्टर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे रिवीजन के तौर पे। तो ये रिवीजन वीडियो है, तो लगभग 2-2.5 घंटे में हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन करने का तरीका क्या है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स लेके बैठो, नोट्स हो दो उनको क्या करो पढ़ते चलो, और ना लिखाओ तो लिखते चलो। ये नोट्स अभी भी सफिशिएंट रहेंगे इस चैप्टर से, जितने क्वेश्चन आते लगभग सब निकलने के लिए। ठीक है, तो नोट्स हम रिवीजन में भी लगभग सब कुछ बताएंगे, लेकिन यह बहुत डिटेल्ड चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले आप चालू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक चैप्टर। देखो इस चैप्टर में है क्या, अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, उनको बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो चीजें सीखेंगे। बैलेंसिंग के बाद हम सीखेंगे उसके टाइप्स वगैरह जितने हैं, और कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कोरोजन, डेंसिटी वगैरह, वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। देखो ये चीजें जब क्लियर होंगी तभी आगे फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें वर्ड आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज चीजों की, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक कि सेकंड थर्ड चैप्टर में भी आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी चीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ ले फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। अब कोई चीज है, जैसे हम फिजिकल चेंज को समझना है, कोई ऐसा चेंज, वो चेंज होने पे हम अगर वही चेंज वापस पा ले, जैसे एग्जांपल की बात की जाए मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने आइस को क्या किया, पिघलाया, यानी कि मेल्ट कर दिया। मेल्टिंग ऑफ आइस हुई तो वो क्या बन गया, वाटर। अब वाटर को हमने वापस फ्रीजर में रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फिर हमें आइस मिल जाएगी। तो ऐसा चेंज जिसमें जो इनिशियल चीज थी, यानी कि जो पहले थी, वो हम वापस पा लें तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो यानी कि एनी चेंज इन विच वी कैन प्रीवियस थिंग अगेन, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या है, वहीं पे वो चीज हम वापस ना पा सकें तो वो जाएगा केमिकल चेंज। जैसे कि हमने क्या किया, एक लकड़ी ली या पेपर लिया, उसको जला दिया तो उसकी क्या बचेगी लास्ट में, ऐश या राख। तो राख जो बचेगी उससे हम वापस वुड या पेपर नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज, जैसे हमने कोई पेपर लिया, पेपर को हमने फाड़ दिया। अब पेपर फाड़ने पे क्या है, अब जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि जो पेपर के हुए, वो है क्या, है तो पेपर ही, उसका कोई फिजिकल, उसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल गया, या कोई केमिकल फॉर्मूला थोड़ी ना बदल गया, वो है तो पेपर ही आज भी। तो ये चीज फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाए, उसका कलर ही बदल जाए, कुछ और तरह का हो जाए, शेप बदल जाए, तो ये सब चीजें क्या है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज एग्जांपल हम करते हैं, मिल्क को हमने क्या किया, कर्ड में बदल दिया। अब क्या कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते। तो ये क्या, केमिकल चेंज, यानी कि एक बार अगर वो चीज हो गई तो हम दोबारा नहीं कर सकते उसको चेंज उसी चीज में। जैसे कि अगर आयरन रस्ट पकड़ ले तो हम रस्ट से वापस आयरन नहीं बना सकते, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को ही अगर हम किसी रिएक्शन में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। और उसको जो लिखने का तरीका होता है वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि केमिकल इक्वेशन है क्या, जिसमें हम क्या करेंगे, चीजों को रिएक्ट करा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं उनको हमने लिखा है एक साथ, और जो हो के चेंज हमें मिला है वही क्या है, केमिकल रिएक्शन, वो इक्वेशन। और जो हमने लिख दिया उसको वो हो गई केमिकल रिएक्शन। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक, अब बात की जाए, अब कर्ड अगर तुम्हारा क्या था, कर्ड से वापस दूध नहीं बन सकता है, तो यानी कि रस्ट से भी आप वापस नई चीजें बना सकते। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें हम चीजों को दोबारा ना पा सकें। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इसी पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी चीज जो हम प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज उस चीज की जो हम देख के बता दें, वो कहलाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। या हमें उसमें कोई मतलब रिएक्शन नहीं करानी पड़ रही है, हम क्या करते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज बिना रिएक्शन के डील कर लें, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि उसका कलर देख के लिखना, तो हम लिख सकते हैं, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो हमने कोई इसमें रिएक्शन तो नहीं कराई, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। उसको बॉयल किया, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसकी स्टेट, वो सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, ये सब उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कोई अगर हम रिएक्शन करा दे, कोई रिएक्शन करा के देख रहे हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि किसी भी कंपाउंड को अगर जैसा वो रखा वैसे रखे में हम जितनी प्रॉपर्टीज उसकी डील करें, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम उसमें कोई केमिकल डाल के उसकी कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते तो वो सारी क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये आगे आता रहेगा। अब बात करी जाती है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसकी अभी हमने बेसिक चीज पता की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एग्जांपल से डील करते हैं, हम डेफिनेशन डील करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल उठाते हैं कि रिएक्शन क्या है, एग्जांपल क्या, वो इक्वेशन क्या। शायद अभी हम उल्टा बोल भी गए थे इनकी डेफिनेशंस के बारे में, लेकिन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या, इक्वेशन क्या, तो उससे समझना आसान होगा। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी लिखी हुई एनसीईआरटी में भी है, और क्या नाम, पढ़नी तो पड़ेंगे एनसीईआरटी में।
तो एक रिएक्शन उन्होंने कराई है, उन्होंने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है, उसको उन्होंने क्या किया, पहले रब किया। रब क्यों किया, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन वगैरह की क्या होता है, इम्प्योरिटीज वगैरह जम जाती तो वो रिएक्ट कर जाता है। तो उसको पहले उन्होंने रब किया, रब करने से क्या हुआ, उसको इम्प्योरिटीज हटाई। उसके बाद उसको क्या किया, बर्न किया। और बर्न किया तो किसमें बर्न किया, एयर में। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो यानी कि रिएक्शन किसकी हुई है, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की। और मिला क्या था, उन्हें एक पाउडर टाइप में मिला था जिसे क्या कहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या हुई, तो देखो रिएक्शन हुई मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम के साथ किसकी हुई, ऑक्सीजन की। और बिना क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही था। अब इसकी बात की जाए तो ये हमने लिख दिया सिंपली। अब इसको अगर कहा जाएगा रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, कहा जाएगा मैग्नीशियम रिएक्ट्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या होगी, एक केमिकल रिएक्शन होगी। और इक्वेशन क्या होगा, जब इसको हम लिख देंगे, इक्वेशन यानी कि इसको कह सकते हैं या फिर इसको हम और डीप में लिखना चाहे तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 कहते हैं, और क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ठीक, अब फॉर्मूला बनाना तो आता ही होगा, 10th में है ये चीजें, 9th में होती हैं। अब नहीं आता है तब भी थोड़ा सा बता दे रहा है कैसे बनता है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज यानी बैलेंसी +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो पढ़ा होगा ये क्या चीजें हो जाती है, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस होने से क्या बनेगा, Mg2O2, या अब ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, और फिर क्या आ जाता है MgO। तो यही MgO का फॉर्मूला बनता है, ये MgO लिख दिया। अब इनमें एक चीज और होती है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग अब रिवीजन करा रहे हैं, तो बैलेंसिंग आती होगी नहीं आती होगी तो उसका भी अभी रिवीजन कराएंगे। तो अब यानी कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन है क्या, तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई, सिंपली हम क्या करते हैं, जिनकी रिएक्शन हो रही है उनको हमें बताना। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन इनमें क्या होती है, जिसमें एटम क्या होता है अपनी जगह एक तरह से बदलते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग अलग अब क्या होगा, एक साथ आ गए। तो अब इक्वेशन क्या होगी, और इक्वेशन जिस तरह से यानी कि हमने उनको एटम्स को लिख दिया है, तो यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ पार्ट in which substances takes part and they form new substances। यानी कि देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, दोनों ने रिएक्शन करी और क्या बना, एक सब्सटेंस बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सोचो मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज थी। अब एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे अगर हम घर की बात करें, अब जैसे घर में सब्जी वब्जी बनती तो क्या है कि दो चीजें हैं, जैसे कि अब कहा जाए मटर पनीर की सब्जी बनती तो मटर अलग है, पनीर अलग है। लेकिन जब कोई चीज मिली तो क्या मटर पनीर सब्जी अलग है। तो वैसे क्या ये दोनों चीजें अलग अलग थी, लेकिन जो नई चीज बनी वो अलग है। और यही क्या है, केमिकल रिएक्शन, यानी कि व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड दे फॉर्म अ न्यू डिफरेंट सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और उसको लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन, यानी कि द राइटिंग मैनर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच डिफरेंस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी भी तुम्हें रिमेंबर होनी चाहिए। क्या पता यही क्वेश्चन में कह दिया जाए एक्टिविटी मैग्नीशियम ऑक्साइड की डिस्क्राइब करने को आ जाए, तो रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। अब देखो अगला टॉपिक आता है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग जरूरी है, क्लास 10 में आ जानी चाहिए। अब नहीं होगी तो 11 12 वगैरह हर क्लास में दिक्कत होती। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंटिन्यू करने के लिए होता क्या, सबसे पहले हम दो वर्ड समझ ले, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। और फिर कुछ केमिकल रिएक्शन के हम लोग कुछ बेसिक सिंबल्स डील कर लेते हैं जो आसानी रहे। अब देखो सबसे पहले क्या, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इसको समझने के लिए रिएक्टेंट नाम ही देखो, जो रिएक्ट कर रहा हो। अब रिएक्ट कौन करता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, ये और ये रिएक्ट करना है। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। और वहीं पे जो मिल रहे होते हैं यानी कि जो एरो के राइट साइड होते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। अब इनकी डेफिनेशन क्या, दो सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंसेस विच फॉर्म इन केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये हुई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक, अब रिएक्टेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ, ये पता चल गया। अब इनके कुछ सिंबल्स होते हैं, तुमने देखा यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, एस लगा होता है, या फिर क्या होगा एस नहीं लगा होता है, किसी में एल लगा होता है, किसी में ए क्यू लिखा होता है और किसी में जी लिखा होता है। ये सब सिंबल्स ही पता होना चाहिए। देखो एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, या गैस को एक और तरह से दर्शाया जाता है, ये एरो लगा दिया जाता है, अब पॉइंट। दूसरी चीज क्या है गैस, अब एक चीज होती है ए क्यू, ये ज्यादा यूज होता है। ए क्यू का मतलब क्या होता है, एक्वस। अब इस चीज का मतलब क्या ये भी नहीं पता होगा। देखो एक्वस का मतलब क्या है, किसी चीज को पानी में घोल दिया गया। जैसे कहा गया HCl जो होता है वो लिक्विड होता है,
ठीक है, उसके आगे हम AQ लिख देते, क्या होता है जो कंसंट्रेट HCl होता है उसको क्या करते हैं, पानी में हम लोग डिसॉल्व कर देते वाटर में, तो वो एक्वस हो गया। तो एक्वस यानी कि जो भी चीज वाटर में डिसॉल्व हो वो कहलाती है एक्वस। ठीक है, तो ये थे जनरल केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के सिंबल। अब ये एरो तो सब लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो ये एरो होता है ये बताता है कि ये इक्वेशन जो हुई इसमें लेफ्ट साइड वाले रिएक्ट कराए गए और राइट साइड वाले बने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है। ठीक, तो ये था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के कुछ सिंबल्स। अब टॉपिक आता है बैलेंसिंग। तो अब बैलेंसिंग कैसे करी जाए, तो बैलेंसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, सिलेबस में हम लोगों को वही है। एनसीईआरटी में या कुछ बुक्स में एक और लिखा जाता है, वो एटम्स को अलग अलग करके। तो अब इसके लिए देखो, समझने के लिए क्या करते हैं कि एक एग्जांपल यूज किया जाए और एक एक्टिविटी भी है सिलेबस में जो याद होनी चाहिए। अब है क्या, अब वो 11th क्लास में भी है, 10th में भी है और 12th में मतलब कंटिन्यू रहती है। तो उसको समझने के लिए पहले सबसे पहले क्या किया गया है, उन्होंने एक क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, फिर बीकर लिया, उसमें उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट एसिड ले लिया। डाइल्यूट एसिड कौन सा, HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम क्या करेंगे, H2SO4 या HCl कोई भी डाइल्यूट एसिड हम कर देंगे। हमने कौन सा ले लिया, हमने ले लिया डाइल्यूट HCl ले लिया, और इसमें हम क्या करेंगे, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। तो अब जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो क्या देखो, हमने क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने रख दिए। ये क्या हो गए, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो अब देखो ये जब हमने डाल दिए तो इनकी क्या होगी, रिएक्शन होगी, जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट HCl की। तो देखो जिंक की रिएक्शन और प्लस HCl। अब HCl क्या होगा, एक्वस हो गया, और जिंक क्या होगा, ये सॉलिड होगा। अब इनकी होगी रिएक्शन। तो रिएक्शन होने पे क्या होता है कि एक गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और अब कभी भी जब लिक्विड में गैस निकलती है तो वो बबल्स देती है। तुमने देखा हो पानी में भी मछली वगैरह रहती है तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं बबल्स निकल रहे, वो क्या करती है, गैस रिलीज करती है तो बबल्स निकलते हैं। तो ऐसा ही होगा, इनमें भी क्या होगा, बबल्स रिलीज होंगे, ये बबल्स रिलीज होंगे। अब जब बबल्स रिलीज होंगे तो किस गैस के होंगे, अब निकलने की बात है, कौन सी गैस निकल रही, तो हमेशा इस केस में निकलती है हाइड्रोजन गैस। क्या होता है कि जब जिंक ग्रेन्यूल क्या करता है, ये अपना जिंक सॉल्ट बना लेगा Cl के साथ, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो यानी कि क्या बनेगा, जिंक का सॉल्ट। अब जिंक का सॉल्ट का फॉर्मूला देखो कैसे बनता है, जिंक की वैलेंसी होती है +2 और क्लोराइड की होती है -1। अब क्या कराएंगे हम, क्रिस क्रॉस। तो जिंक के ऊपर कितना आएगा, जिंक के पास आ जाएगा 1, और 1 हम रिएक्शन में हम लोग लिखते नहीं है। अब क्या Cl, और Cl के पास आ जाएगा 2, यानी कि फॉर्मूला क्या अपना ZnCl2। तो ZnCl2, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो या तो हम ब्रैकेट में G लिख दें या फिर हम अपवर्ड एरो बना दें, और ZnCl2 ये क्या हो गया, एक सॉलिड कंपाउंड बन जाएगा। या इसको लिख सकते हैं ये सॉलिड या फिर एक्वस लिख दो, क्योंकि ये डिसॉल्व भी होगा मीडियम में। ठीक है, तो अब सॉलिड लिखना नहीं सही होगा तो एक्वस लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब बात करी जाए, ये गैस निकलेगी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर ये गैस निकलेगी यहां से, अगर हम यहाँ पे लाए बर्निंग मैचस्टिक लाए, हम क्या लाए, बर्निंग मैचस्टिक, यानी कि जो जल रही हो, तो ये पॉप साउंड देती है, साउंड आता है पॉप साउंड। जैसे हम लोग दरमार वगैरह होता है छोटे छोटे, तो उसको जब चिट की आवाज आती है वही पॉप साउंड देता है। तो यानी कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक में, पॉप साउंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, व्हेन वी बर्न मैचस्टिक नियर इट। तो ये हो गया जिंक क्लोराइड। अब ये यानी कि एक रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अब देखो सिलेबस में शायद पढ़ चुके हो, ये रिएक्शन कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल है, उसमें क्या होता है, एक अपना जगह चेंज करके दूसरी जगह आता है। चलो वो कंटिन्यू जब डेफिनेशन आएगी तो देखेंगे। अब देखो बैलेंसिंग की बात की जाए तो बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, एक तरीका ये है कि हम सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखें, Zn इधर कितने हैं, फिर H इधर कितने हैं, फिर Cl इधर कितने हैं, फिर उधर देखें जिंक कितने हैं, फिर Cl कितने हैं, फिर H कितने हैं। तो देखो एक तरीका पहले बता दें, जिंक इधर कितना, एक, इधर एक, तो हमने लिख दिया 1 1। Cl यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके सामने ही लिखना है, H के सामने H, Cl के सामने Cl। यहाँ Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे H कितने हैं, देखो यहाँ पे H और Cl साथ साथ थे, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये भी 2 होंगे, तो 2 हमने मल्टीप्लाई किया। अब वहां पे भी H से कितना मल्टीप्लाई हो, वहां पे भी 2 थे। तो ये तरीका थोड़ा झंझटी लगता है कि 2 बैलेंस करना, फिर यहाँ पे देखा 2 HCl हुए, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, ये एक तरीका था। अब मेरा जो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो, देखो आसान थोड़ा पड़ता है, ये लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका देखो, अब रिएक्शन बैलेंस करनी है तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले एक एटम पकड़ो। हमने क्या पकड़ा, जो अकेला जिंक हमने पकड़ा,
जिंक का एक एटम है, यहां पे भी देखा जिंक का कितना एटम है, एक एटम है। अगला एटम देखा, इसके साथ कौन सा था, जो अब दूसरे इसके साथ है उसी को बैलेंस करो, तो इसके साथ क्या है Cl2, और जो अकेला हो उसको लास्ट में बैलेंस करो। Cl2 है, Cl कितने हैं, 2, यहाँ पे Cl कितना है, 1, यहाँ पे कोई साइन तो लगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है Cl कितना है, 1। अब देखो Cl यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई आगे लिखेंगे, कभी भी यहां नहीं लिखेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 2 Cl हो गए, 2 Cl हो गए, H भी अब कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 2H है तो 2H हो गए, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने थे, 2, तो यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये बैलेंस करने का तरीका आसान पड़ता है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी से रिएक्शन अच्छी बैलेंस की जा सकती है। जैसे देखो एक रिएक्शन उठाई जाए, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2, ये रिएक्शन हमें। अब इसको बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे भी 1। अब इसका अगला कंपाउंड देखो Cl, देखो Cl कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हम यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, तो 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यानी कि टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई होता है 1 into 2, तो 2 हाइड्रोजन, 1 into 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। अब देखो 2 ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन, तो मिलके यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 4। तो ये होता है रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका। आओ कुछ और रिएक्शंस बैलेंस करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब रिएक्शन बैलेंस करनी है, और भी अब इसको हम एग्जांपल डील करेंगे। तो अब इस एग्जांपल डील करने के लिए पहले कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं, तो बैलेंस करना। देखो आपने कुछ इक्वेशन लिखी, अब इनको बैलेंस करना है, ठीक। अब बैलेंस करने के लिए सबसे ऊपर रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन तुम्हारी किसकी है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस हुई और रेस्पिरेशन हुई, दोनों की रिएक्शन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इसकी बैलेंसिंग, तो इसको सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम लोग छोटी छोटी बैलेंसिंग करके और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ चले। तो सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के एटम को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो एक ही रूल है। अब ये एक चीज और है, अब बैलेंसिंग किस चीज पे बेस है, तो एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे बेस है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मास को क्लास 9th में है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ जो मास है और प्रोडक्ट की तरफ मास है, दोनों बराबर आते हैं। इसी बेस पे होता है कि दोनों के हम लोग एटम बराबर करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सोडियम वाली रिएक्शन, इसको उठाते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, प्रोडक्ट साइड में 2, तो यानी कि प्रोडक्ट साइड में जब 2 है तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में भी कितने करने पड़ेंगे, 2, यही तो है। अब 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो सोडियम बैलेंस हो गया, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, ऑक्सीजन इधर 1 है, यहाँ पे कितने 2, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो यानी कि अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी हम कितने होने चाहिए, 2, तो अब 2 से मल्टीप्लाई हमने किया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हम यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 4, तो और यहाँ पे कितने थे, 2, तो अब इसमें अगर हमने 2 into 2 4 सोडियम हो गए, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, 4, तो यानी कि हम 2 हटाएंगे और क्या कर देंगे यहाँ पे 4। तो अब देखो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, 4 सोडियम 2 2 या 4, 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यानी कि अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हमने लिख दिया बैलेंस्ड हो गई, ठीक। अब अगली रिएक्शन उठाते हैं। अब अगली रिएक्शन में भी देखो खुद करो, पहले तो ट्रायल करो वीडियो रोक के, और ये जो है उसके बाद जब ना आए कंटिन्यू तब देख लो, नहीं तो फिर मैच करने के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक। Fe2 यानी कि आयरन के मॉलिक्यूल कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो यानी कि सबसे पहले क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, आयरन के 2, आयरन के 2 हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं 3, यहाँ पे 2, तो नहीं हो रहा है ऐसे में, तो यहाँ पे हम क्या करें, दोनों का या तो एलसीएम ले लो या फिर दोनों के नंबर जो है आपस में 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, और 2 और 3 का एलसीएम भी 6 आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करती है, यहाँ पे क्या करती है 2 से मल्टीप्लाई करती है। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 3 2 6 और 2 3 6, तो ऑक्सीजन 6 6 हो गए, बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे देखो आयरन कितने हो गए 2 2 4 और यहाँ पे कितने थे 2, तो ये 2 हटाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे रिएक्शन की तरह 4। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हुई, 4 आयरन इधर है, 2 2 4 आयरन इधर है, 3 2 6 ऑक्सीजन है और 3 2 6 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। अगली रिएक्शन उठाओ, ये तो वाटर की रिएक्शन है, वाटर कैसे बनता है,
तो अब देखो वाटर में यानी कि 2 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 2, यानी कि अब 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे कितने 2, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गए 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 1 2, 2 ऑक्सीजन, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। अगली इक्वेशन देखो बेरियम, बेरियम यहाँ कितना है 1, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल बैलेंस है अभी। क्लोरीन देखो यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ पे 1, क्लोरीन 1 यूनिट है तो यानी कि क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो अब क्लोरीन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब यानी कि हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो यानी कि ये रिएक्शन अभी भी यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। अब देखो SO4 पूरी एक यूनिट होती है जिसे कहते हैं सल्फेट यूनिट। देखो एक सल्फेट यूनिट यहाँ पे है और एक ही सल्फेट यूनिट यहाँ पे है, तो देखो रिएक्शन क्या हो गई अब बैलेंस हो गई, सारे एटम क्या हो गए बैलेंस। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ देखो सोडियम कितना है 1, यहाँ पे कितना है सोडियम 2, तो यानी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। देखो यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी सोडियम कितने होने चाहिए 2, तो यानी कि 2 सोडियम 2 सोडियम। सल्फेट की 1 यूनिट यहाँ है, यहाँ पे भी कितनी है सल्फेट की यूनिट 1, यानी कि सल्फेट यूनिट अभी क्या है बराबर। अब अगली देखो H2 की 1 यूनिट है या फिर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 है, अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है NaOH प्लस H2SO4, यहाँ पे OH की गड़बड़ी हो रही है, 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो देखो एक चीज हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन कितने थे 2, तो ऑक्सीजन अभी कहाँ बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हुए और 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 4, यानी कि क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ऑक्सीजन नहीं तो यहाँ पे देख लो कितने थे 2 थे और यहाँ पे कितने हो गए 2 हो गए, यानी कि अब रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। नहीं तो क्रॉस चेक इसको करना तो क्रॉस चेक एक बार कर लो। देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 1 सल्फेट यूनिट 1 सल्फेट यूनिट, 2 टू द 4 हाइड्रोजन, 2 ये रहे और 2 1 2, तो 2 और 2 4 ये हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन देखो अभी हमने बताया था जिंक की HCl के साथ, और दूसरी रिएक्शन में बताई थी जिंक की होती सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन ये देखो जिंक 1 इधर है 1 इधर है, सल्फेट की 1 यूनिट ये रही 1 यूनिट सल्फेट की ये रही, अभी तक रिएक्शन क्या है बैलेंस। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्शन क्या है ऑटोमेटिक क्या है बैलेंस है। तो ये थी तुम्हारी बैलेंसिंग की कुछ इक्वेशन। अब देखो थोड़ा ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन याद क्यों होनी चाहिए, इसकी बैलेंस फॉर्म भी याद होनी चाहिए। रिएक्शन क्या की रेस्पिरेशन की, तो अब देखो इसको बैलेंस करना, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो यहाँ पे भी कितने होने चाहिए 12, तो 2 है तो कितने का मल्टीप्लाई करें जो बराबर हो जाए, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 6 2 12, और यहाँ पे भी कितने हो गए 12। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं, अब यहाँ पे पहले काउंट कर लो कितने हो गए, उतने लास्ट में यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि अकेला 6 टू 12 ऑक्सीजन के एटम इधर है और 6 इधर है, यही है। तो 12 और 6 कितने हो गए 18 हो गए, 18 ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे भी यानी कि कितने होने चाहिए 18, तो देखो 6 तो यहाँ पुट हो गए, तो 12 माइनस 6 बचा कितना वो 18 माइनस 6, तो बचा कितना 12 बचा, यानी कि यहाँ कितने होने चाहिए 12, तो कितने का मल्टीप्लाई करें 2 में जो 12 हो जाए, तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो अब देखो यानी कि ये रिएक्शन किसकी है रेस्पिरेशन की, जिसमें क्या हो रहा है ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ यानी कि ऑक्सीजन यूज करता है, किसमें टूट रहा है 6 CO2 और 6 H2O में। तो इसका एग्जांपल अगर समझना ही है तो हम लोग क्या करते हैं, जो जब ग्लूकोज हम लोगों की यानी बॉडी में टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन क्या और हम लोग निकालते क्या है CO2 निकालते हैं, और वाटर वेपर्स कुछ ऐसे निकलती है और कुछ बेस्ट मटेरियल के रूप में निकलती है। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या थी रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी। ठीक, ये कुछ हुई बैलेंसिंग। अब देखो बैलेंसिंग वाला पार्ट तो फिनिश हो गया, अब आता है रिएक्शन वाला पार्ट। अब यानी कि हम क्या पढ़ेंगे रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखो इनको समझने से पहले हम 2 टर्म समझते हैं, ठीक, उनके लिए समझने से पहले उनके हम मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। अब मीनिंग समझना आसान होता है, अगर हम उनकी मीनिंग डीप से पढ़े तो उनकी डेफिनेशन याद करना आसान होता है। देखो इस चैप्टर में जितनी रिएक्शंस के नेम रिएक्शन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये सब हम नेम से समझा देंगे। रिडॉक्स भी याद रखी, ठीक है, ये सब नेम से समझा देंगे, इसमें कुछ नहीं याद करना, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम्पल इतने रटने पड़ेंगे, ठीक है। बस इसमें क्या है कि बस इनके नेम अच्छे से क्लियर करो, जैसे हम नेम बताएंगे नेम से सारी चीजें वो बस क्लियर होनी चाहिए। देखो कुछ रिएक्शन क्या होती है
उनमें जब होती है तो हीट रिलीज करती है और कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए, तुम लोगों को शायद घर में क्या व्हाइट वॉश वगैरह हुआ हो तो क्या करते हैं, पानी में हम लोग क्या करते हैं, चूना वगैरह जो घोला जाता है वो क्या होता है, अगर देखा हो तो अगर हम जिसमें हम चूना अगर डिसॉल्व करते हैं वो बकेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो बकेट गर्म क्यों हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल यानी कि हीट रिलीज हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल, हम फूड कुक करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसको कुक यानी कि उसको एनर्जी देते हैं। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हम हीट दें और एक ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो। तो इनकी कुछ डेफिनेशन होती है, इनके दो टर्म होते हैं। अब देखो समझने के लिए इनको समझना, तो सबसे पहले ये रेस कर दे, ये नोट कर लो। ठीक, अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इनकी डेफिनेशन हम केवल इन वर्ड से निकालेंगे। ठीक, और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सो मतलब ही होता है एग्जिट, यानी कि बाहर निकलना। एक्सो एग्जिट वर्ड से आया है, यानी कि एक्सो मतलब क्या हुआ, एग्जिट। और थर्मिक मतलब वही होता है थर्मल, यानी कि हीट। ऐसे ही इंडो मतलब होता है अंदर या अपटेक या उसको लेना। ठीक, तो ये क्या हुआ, अपटेक। और थर्मिक मतलब हीट। तो यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एग्जिट हो, हीट रिलीज हो, वो क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शन विच रिलीजेस हीट, यानी कि जो हीट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, विच रिलीजेस हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सिलेबस में है, इसकी डेफिनेशन सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये याद होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये होता क्या है, हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, जब भी तुम्हारा क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, यानी कि एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, और थोड़ी सी हीट रिलीज करते हैं, इसीलिए क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है। तो यानी कि ये क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शन विच रिसीव हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन विच नीडेड हीट, यानी जिन्हें हीट की जरूरत है या जो हीट को अपटेक करे, दोज रिएक्शन विच टेक हीट टू रिएक्ट, यानी जो रिएक्शन कराने के लिए क्या ले, हीट ले, विच टेक हीट टू रिएक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, तो ये हुआ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आप देखो अगर इनकी बॉडी को, अगर हम अपनी बॉडी को यूज करके बताएं तो देखो हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, हम लोग लेते हैं और वो ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं। तो एक तरह से देखो, या तो हम लोग बाहर एयर निकालते हैं, जो हम लोग एयर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, उसमें क्या होता है, वो थोड़ी सी गर्म होती है। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्या होता है, यानी कि हीट रिलीज हुई। तो यानी कि रेस्पिरेशन जो है किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन है तुम्हारा एक्सोथर्मिक का। और नहीं तो हम लोग क्या होता है, अब एक तरह से और सोच लो, रेस्पिरेशन में क्या है, तुमने अगर पढ़ा हो लाइफ प्रोसेस में 38 एटीपी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो यानी कि रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक। और वहीं पे आप देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, यानी कि वो एनर्जी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, या एनर्जी हीट ले रहे हैं रिएक्शन के लिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा,
फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, तो इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। तो ये इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन थी। अब ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। अब याद होने के लिए हमने बताया कि वर्ड्स से ही बहुत बेसिक चीजें क्लियर हो सकती हैं। तो अब बेसिक चीजें इससे क्लियर हो सकती हैं। अब इसके रिएक्शन के टाइप्स हैं वो अब कंटिन्यू करते हैं इक्वेशंस की। अब यानी कि मेन 4 रिएक्शन होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इन 4 की डेफिनेशन तो ये भी हम नाम से ही समझाएंगे, ठीक है। इनको नाम से समझेंगे, जैसे ये समझिए तो वो भी चीजें आसान रहेंगी। इन चारों को एक साथ समझाएंगे और चारों को केवल वर्ड्स से बताएंगे, वर्ड्स से लिखना सीखना। और देखो एक चीज बताते हैं, पेपर लिखने का तरीका होता है, यानी कि जब भी अगर किसी चीज की डेफिनेशन पूछी जाए तो उनका क्या करो, हमेशा रिएक्शंस उनके यानी कि एग्जांपल हमेशा दो। अगर उसमें फिगर बन सके तो फिगर बनाओ। इन सब चीजों को कभी मतलब पेपर में लिख के जल्दी नहीं दिया जाता, लेकिन इनके नंबर हमेशा मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हो, तुम्हें एक तरह से अगर कहीं तुम्हारी गलती हो रही होती तो उसको सप्रेस भी कर देते हो, तुम्हें मतलब मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये तरीका था। देखो अब ये 4 रिएक्शंस है। अब इनको 4 रिएक्शंस और जो पार्ट बचा कोरोजन और डेंसिटी का, अब इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तक क्या है, ये वाला जितना पार्ट इसको अच्छे से स्टडी कर लो और इसको तैयार कर लो, ठीक। थैंक यू।